आज का जो विषय है आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में, वो है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन पर महात्मा गांधी का प्रभाव। आप में बहुत बैठे लोग जो हैं इतिहास के ज्ञाता होंगे और सारे इतिहासकार मानते हैं कि 1857 से लेकर 90 सालों का जो कालखंड है वो भारत के आज़ादी का आंदोलन का कालखंड है। अधिकांश का मानना यही है कि 1857 के सिपाही विद्रोह से यह मॉडर्न इंडिया शुरू हुआ और 1947 में देश की आज़ादी के साथ तक ये चला है। लेकिन मैं थोड़ा सा इससे पहले जाना चाहूँगा। उससे पहले भी आदिवासी आंदोलन हुए देश में और आदिवासी आंदोलन के साथ छिटपुट बहुत सारे ऐसे आंदोलन चलते रहे देश की आज़ादी के लिए। ऐसा हुआ क्यों, यह सोचने का विषय है। 1855 के पहले का इतिहास अगर हम देखें तो अंग्रेजों ने एक समा बनाई थी कि वह श्रेष्ठ प्रजाति के हैं, उनकी विशेषता श्रेष्ठता है, उनका रेस श्रेष्ठ है, उनका विज्ञान श्रेष्ठ है, उनकी सिविलाइजेशन श्रेष्ठ है और शायद इसी श्रेष्ठता को पूरी दुनिया ने माना था। लेकिन 1855 के आसपास का इतिहास अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि 1855 में 3 बड़ी घटनाएं होती हैं। एक आदिवासियों का विद्रोह, दूसरा रेलवे का विस्तार और तीसरा हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो की खुदाई ने यह साबित कर दिया कि ये रेस जो अपने आप को उच्चतम कहती रही, जो अपने विज्ञान पर गर्व करती है, जो अपने सिविलाइजेशन पर गर्व करती है, भारत का इतिहास वैदिक काल से उससे ज्यादा उन्नत है। मैं अपने शब्दों में इसे रेनेशा कहता हूं, रेनेशा ऑफ इंडियन प्राइड एंड सिविलाइजेशन। आप उसी से देखें कि अंग्रेज रेलवे का विस्तार कर रहे हैं। रेलवे का विस्तार विकास की अवधारणा से नहीं, रेलवे का विस्तार देश के दोहन की अवधारणा से है, जिसको लेकर आदिवासी विद्रोह चल रहा है। क्योंकि सारे रिसोर्सेज उन्हीं इलाकों में हैं जिन इलाकों में आदिवासियों का बाहुल्य, चाहे वो छत्तीसगढ़ का आज का इलाका हो, झारखंड का इलाका हो, आंध्र प्रदेश का इलाका हो, बिहार का इलाका हो। और उसी समय उसको दबाने के लिए अंग्रेजों ने एक कानून लाया था जिसे फॉरेस्ट एक्ट कहते हैं। तो ये लड़ाई 1857 से नहीं, 1857 के कुछ पहले से स्वतंत्रता आंदोलन की प्रारंभ हो गई थी। इसलिए जब 1857 में मंगल पांडे ने विद्रोह किया तो अंग्रेजों ने बड़े चालाकी के साथ उसे सिर्फ एक छोटा रूप दिखाने के लिए सिपाही विद्रोह का नाम दिया और इस तरह पूरा जो विद्रोह था, जिसे स्वतंत्रता आंदोलन कहा जा सकता था, उसे बहुत छोटा रूप देने की कोशिश की गई। लेकिन यह विद्रोह चलता रहा और यह एक लंबे कालखंड तक, करीब आप मान के चले 43-44 साल तक यह बौद्धिक रूप से चला, जिसमें सिर्फ बुद्धिजीवी वर्गों ने भाग लिया, चाहे वो दादा भाई नौरोजी हो, गोपाल कृष्ण गोखले हो, बाल गंगाधर तिलक हो, ऐसे तरह के बड़े लीडरों ने। लेकिन यह कभी जनमानस का आंदोलन उस समय तक नहीं बन पाया और बौद्धिक रूप से हम अंग्रेजों के विरोध में रहे और शासन की गलतियों को हमने केवल इंगित किया। इसलिए जब दादा भाई नौरोजी ने देश की लूट की कहानी लिखी तो लोगों ने इसको पसंद भी किया। अंग्रेजों को लगा कि इस पूरे आंदोलन को संभालने के लिए कोई बौद्धिक संस्थाओं की आवश्यकता है और उन्होंने हुम की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कर दिया ताकि ये जो बौद्धिक विचारधारा है जो उनके विरुद्ध जा रही है उसको कहीं ना कहीं कंटेन किया जा सके। यह परिस्थिति करीब करीब 1900 तक चलती रही। इसके बीच महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में अपने कुछ प्रयोग किए। वो प्रयोग सफल भी रहे। उस प्रयोग में उन्होंने हुकूमत की
का विरोध भी किया, लेकिन उस हुकूमत के विरोध में जो सबसे बड़ी बात थी कि जनमानस की भागीदारी थी। अभी तक आप ये देख रहे हैं कि जो भारत का विरोध था, भारत के बुद्धिजीवियों का विरोध था, उसमें जनमानस की भागीदारी नहीं थी। गांधी ने जो प्रयोग किए दक्षिण अफ्रीका में, उसमें जनमानस की भागीदारी थी, या वो रंगभेद के खिलाफ की गई कोशिश हो, या वो और भी नटाल कांग्रेस बनाकर की गई। इसलिए गांधी जब भारत आते हैं तो उनके पहले गुरु गोपाल कृष्ण गोखले उन्हें पहली सलाह यह देते हैं कि आप देश को समझो, देश में घूमो। इसके पीछे उद्देश्य जो है वो यह है कि गांधी देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था को पूरी तरह समझ ले। शायद गोपाल कृष्ण गोखले को यह दिख चुका था कि यह वो व्यक्ति है जो जनमानस को जोड़ सकता है इस पूरे आंदोलन में। गांधी ने भी उनकी बात मानकर पूरे देश का परिवर्तन किया, पूरे देश को समझा। अब गांधी को एक ऐसे फील्ड की आवश्यकता थी जहां वो इन चीजों को जो उन्होंने समझा था उसका प्रयोग कर सके। इसलिए जब उनके दूसरे गुरु राजकुमार शुक्ला उन्हें मिलते हैं और कहते हैं आप चंपारण चलो, तो गांधी को चंपारण की कहानी भी सुनाते हैं, तो गांधी को लगता है कि चंपारण की कहानी कुछ बढ़ा चढ़ा के सुनाई जा रही है, इसलिए उनका थोड़ा विश्वास चंपारण के उस कहानी में नहीं होता है। फिर भी गांधी विचार करते हैं कि चंपारण चलकर देखा जाए, और जब गांधी चंपारण आते हैं तो उन्हें वह चीजें आसानी से समझ में आ जाती है जो उन्होंने पिछले 2 साल में अपने भारत परिभ्रमण के दौरान देश की आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक व्यवस्था और सांस्कृतिक व्यवस्था को समझा था। इसलिए गांधी चंपारण में रुकते हैं। अब गांधी के समक्ष 2 विकट समस्या है, एक ब्रिटिश हुकूमत की नाफरमानी और दूसरी लोगों को जोड़ने की समस्या। गांधी का जो पूरा चरित्र आप देखेंगे वो आप पाएंगे कि गांधी ने शासन के कानूनों की खिलाफत जरूर की है, लेकिन नियमों के साथ वो हमेशा बने रहे। इसलिए जब चंपारण में उन्हें सम्मन दिया जाता है कि आप आगे ना जाएं, कोर्ट में आए, गांधी अपना कार्यक्रम त्यागते हैं, कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होते हैं। और अगर उन शब्दों को आप में से कोई याद करें तो इंग्लैंड का वकील यह सोचता है कि यह तो वकील आदमी है, अच्छे लंबी लंबी किताबें लेकर आएगा, बड़ी बड़ी भाषणें देगा, बहस करेगा। लेकिन जब गांधी अपना अपराध स्वीकार कर लेते हैं और लेकिन कहते हैं कि मैं इस जगह को छोड़कर नहीं जाऊंगा, आप मुझे इसकी सजा दें, मैं उसके लिए तैयार हूं, तो यह एक विचित्र घटना पूरे न्यायिक इतिहास में भी होती है। और गांधी वहां रुकते हैं और रुककर गांधी उस 3 कठिया जो व्यवस्था थी नील की खेती की, उसको समझते हैं और उसके लिए एक पारदर्शी डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं, जिसमें वो ब्रिटिश शासन को भी बुलाते हैं। उनके नुमाइंदों के समक्ष वह लोगों के बयान रिकॉर्ड करते हैं और फाइनली उसकी रिपोर्ट बनाकर वो तत्कालीन कमिश्नर तिरहुत को सौंपते हैं। लेकिन इतना काम आसानी से जनमानस से जुड़ना नहीं हो सकता था, ये तो कुछ किसानों के साथ जुड़ना हो सकता था जो किसान नील की खेती कर रहे थे। इसलिए गांधी ने साथ में कंस्ट्रक्टिव कार्यक्रम भी चलाए। गांधी ने वहां की समस्याओं को समझा और नई तालीम के कार्यक्रम शुरू किए। स्त्रियों को कैसे इसमें जोड़ा जाए इस आंदोलन में, कस्तूरबा के माध्यम से वो भी शुरू किया। स्वच्छता के कार्यक्रम शुरू किए। इन कार्यक्रमों से गांधी लोगों से जुड़ते चले गए और वो पहली बार स्वतंत्र भारत के इतिहास की कहानी लिखे जाने के क्रम में मैं कह सकता हूं वो पहले ऐसे नेतृत्व के व्यक्ति आए जिनका जनमानस के साथ एक गहरा संबंध बना। इससे पहले जितने भी लीडर्स थे जो इस आजादी की लड़ाई में भाग ले रहे थे, वो सब के सब बौद्धिक स्तर पर अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे, लेकिन गांधी पहले वैसे लीडर बने जिनके साथ बौद्धिक स्तर पर विरोध के साथ साथ गांधी ने जनमानस को उससे जोड़ा। गांधी का यह कार्यक्रम चलता रहा।
उस समय तत्कालीन अगर आप देखेंगे तो सरदार पटेल ऐसे दूसरे लीडर थे जो जनमानस से जुड़े थे। इसलिए गांधी को आप जब पाएंगे तो गांधी ने सरदार पटेल के सारे कार्यक्रमों में जाकर, चंपारण से जाकर शिरकत की है, चाहे वो खेड़ा का आंदोलन हो या फिर वो मिल मजदूर का आंदोलन हो, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लीडर गांधी के बाद जनमानस से जुड़े थे वो पटेल थे। तो गांधी की पूरी अगर जो तरीके को समझा जाए तो गांधी अपने तरीके से, जो उनका तरीका बहुत क्लियर था आजादी की लड़ाई में, कि जनमानस की जन भागीदारी के बिना यह लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। लेकिन जब वो लड़ रहे थे तो उनको ये भी पता था कि अगर यह लड़ाई जरा भी हिंसक होती है तो अंग्रेजों को हिंसा करने का नैतिक बल मिल जाएगा, अंग्रेजों को उसे दबाने का नैतिक बल मिल जाएगा। इसलिए गांधी अब सदा अहिंसक रहे। अपने लोगों को भी उन्होंने अपने सारे आंदोलनों को अहिंसक होना सिखाया। इसलिए जब 1922 में उनके पूरे आंदोलन में चौरी चौरा की छोटी सी घटना होती है जहां हिंसा होती है, तो गांधी तुरंत अपने उस कार्यक्रम को रोक देते हैं, जबकि बहुत दबाव था गांधी पर कि कार्यक्रम चरम पर है, इसे नहीं रोका जाए। लेकिन गांधी इस बात को अच्छी तरह जानते थे कि अगर हिंसा को बल दिया गया तो उसकी प्रतिहिंसा अंग्रेजों को नैतिक बल देगी और पूरा कार्यक्रम जो चला रहे हैं वो दूसरे रास्ते चला जाएगा। गांधी के उस पीरियड को आप देखें तो गांधी का विरोध अपने समकक्षों से रहा, सुभाष चंद्र बोस से रहा, भगत सिंह से रहा, बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनसे रहा। लेकिन यह विरोध कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। गांधी और सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह सभी के लक्ष्य एक थे, बस रास्ते अलग थे। गांधी उसे अहिंसक मार्ग से चाहते थे और भगत सिंह उसे हिंसा के मार्ग से चाहते थे। गांधी हमेशा अहिंसक लड़ाई में विश्वास रख रहे थे। इसलिए जब उन्होंने भगत सिंह को शुरुआती दौर पर कोई भी समर्थन नहीं दिया, लेकिन जब भगत सिंह की फांसी की बात आई तो गांधी ने ही सबसे पहले ब्रिटिश हुकूमत को लिखा कि अगर हो सके आपके नियम कानून इन्हें इजाजत देते हो तो आप इन्हें माफ कर दें। तो गांधी का यह पूरा जो व्यक्तित्व है स्वतंत्रता इतिहास पर, वो हर क्षेत्र में इतना कूट कूट कर भरा है कि जिसे आप जब भी ध्यान से देखेंगे तो आप आएंगे कि गांधी ने बड़े तरीके से अपने आंदोलन को चलाया है। मैं गांधी के उत्तरार्ध की बात करूं, उस पीरियड की बात करूं जिसमें गांधी आजादी के बहुत करीब पहुंच गए हैं और उस आजादी के करीब पहुंचने पर गांधी यह फील कर रहे हैं कि यह देश धर्म के नाम पर टू नेशन थ्योरी लागू कर देगा, टू नेशन थ्योरी प्रभावी हो जाएगी। तब ऐसे स्थिति में गांधी ने दूसरा अपना कंस्ट्रक्टिव काम चलाया, कॉमनल हार्मोनी का, जिसे वो अंतिम समय तक चलाते रहे और उस पर वो अडिग रहे। और परिस्थितियां जैसे जैसे सामने आते ही गांधी उसके हिसाब से रिएक्ट करते गए। लेकिन आप ये देखें कि कॉमनल हार्मोनी के लिए गांधी ने अपने उत्तरार्ध के जो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम पल है, उस समय गांधी ने सबसे ज्यादा काम उसके लिए किया है। इसके पीछे भी उनकी मंशा यह थी कि जनमानस, दोनों समुदाय के जनमानस इस आंदोलन से जुड़े रहे, वो आंदोलन से इन नामों पर अलग नहीं हो जाए, ताकि वो लक्ष्य जो आजादी प्राप्ति का है वो पूरा हो ना हो पाए। गांधी इस तरह आगे बढ़ते रहे। लेकिन गांधी जो हमारा विषय है, इंपैक्ट उनका क्या रहा? क्या गांधी के इस आंदोलन में गांधी अकेले जनमानस के लीडर थे? बाकी लीडर्स भी तो थे। लेकिन बाकी लीडर्स को जब आप कॉम्पिटिटिव उसको देखेंगे स्टडी करके, तो आप पाएंगे कि बाकी के लीडरों की जनता के साथ जुड़ाव उतने नहीं दिखेंगे आपको जितने गांधी के दिखेंगे। और उन पूरे जुड़ावों के बीच एकमात्र कारण यह है कि गांधी
अपने आंदोलनों के साथ पैरेलल सामाजिक आंदोलन भी चलाते रहे। हर आंदोलन के साथ उन्होंने जब यह पाया कि दलितों का उद्धार करना है तो उन्होंने हरिजन शब्द की परिकल्पना कर ली और उन्होंने मंदिरों में हरिजन प्रवेश का आंदोलन भी चलाया। उन्होंने जब देश जोड़ने की बात सोची तो एक राष्ट्रभाषा की बात सोची। फिर उन्होंने पाया कि दक्षिण में राष्ट्रभाषा कम हो उसका प्रभाव कम है, तो उन्होंने दक्षिण में हिंदी राष्ट्र प्रचारणी सभा की भी स्थापना की और उसके लिए खुद जाकर वहां काम किया। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने किसी को कुछ कहा नहीं करने को, जो करना था खुद किया और लोगों को अपने करने से प्रेरित किया कि आप उस काम को करें। अगर आज की परिस्थितियों को देखें तो आज हम राइट बेस्ड एक्टिविटीज में ज्यादा विश्वास करते हैं, जबकि गांधी ड्यूटी बेस्ड एक्टिविटीज में ज्यादा विश्वास करते थे। इसलिए उनके सारे जो कार्य हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान वो सारे के सारे ड्यूटी बेस्ड हैं। अब गांधी को आप अंतिम चरणों में देखें, जब भारत आजाद हो रहा है, जो व्यक्ति पूरी आजादी के लिए लड़ रहा है, वो आजादी के दिन कहाँ है? वो आजादी के दिन जब राष्ट्र का झंडा फहराया जा रहा है तो वहां नहीं है। वो आजादी के दिन भी नोआखली में और कलकत्ते में है, जहां वो कॉमनल हार्मोनी के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसका मानना है कि राजनीतिक आजादी अंतिम आजादी नहीं है। वो कहते थे मुझे राजनीतिक आजादी भी, मुझे आर्थिक आजादी चाहिए, उससे ऊपर मुझे सामाजिक आजादी भी चाहिए। तो गांधी ने कहा कि राजनीतिक आजादी तो मिल रही हमें, लेकिन अभी सामाजिक और आर्थिक आजादी के कार्य अधूरे हैं, इसे पूरा किया जाना है। समाज की समरसता का काम बाकी है, लोगों के उत्थान, आर्थिक उत्थान का काम बाकी है, और गांधी उसमें लगे रहे। गांधी का एक और भी इम्पैक्ट हमें दिखेगा। गांधी कभी भी हमारे संविधान सभा के दूर दूर तक सदस्य नहीं रहे, लेकिन जब संविधान सभा बनाई गई और संविधान सभा जब काम कर रही थी और भारत का संविधान बना, तो आप उस पर गांधी का प्रभाव इतना ज्यादा है कि आप उसे आसानी से समझ सकते हैं। जो गांधी शुरू से राइट टू इक्वलिटी के लिए लड़ते रहे, जो गांधी शुरू से अनटचेबिलिटी मिटाने को लड़ते रहे, शुरू से इक्वल अपॉर्चुनिटी देने की बात वकालत करते रहे, वो सारे तो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। जिस गांधी ने कहा कि हमें ड्यूटी करनी है, हम ड्यूटी से ही हमें अधिकार मिलते हैं, अधिकारों के बल पर ड्यूटी नहीं आती, पहले राष्ट्र के लिए आपके कुछ कर्तव्य हैं, हमारे पास वो फंडामेंटल ड्यूटीज है। फिर गांधी ने कहा कि हमें बहुत सारे ऐसे काम करने हैं, हमें अपनी धरोहरों का संरक्षण करना है, अपनी संस्कृति का संरक्षण करना है, हमें अपने गांव का संरक्षण करना है। ये सारे तो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं। तो गांधी का प्रभाव गांधी के बाद भी है, और मेरा तो मानना है कि जब तक भारत स्वतंत्र रहेगा, भारत में भारत का संविधान रहेगा, तब तक गांधी का प्रभाव उस संविधान के माध्यम से हमारे पास रहेगा। गांधी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिसने भारत की स्वतंत्रता के आंदोलन को ही नहीं, दुनिया के बहुत सारे आंदोलनों को प्रभावित किया है। अगर ऐसा नहीं होता तो नेल्सन मंडेला यह नहीं कहते, राष्ट्रपति होने के बाद अपने कमरे से निकलने के बाद उनके कमरे के सामने वो कुछ खराब हो गई थी, उसे हटाया गया था बनाने के लिए, और उन्होंने कमरे से निकलकर पूछा कि अब तस्वीर कहाँ गई। लोगों ने कहा तस्वीर बनने गई। उन्होंने कहा इसे तुरंत लगाओ, इससे मुझको प्रेरणा मिलती है। मार्टिन लूथर किंग भारत आने पर यह नहीं कहते कि और जगह मैं सैलानियों के जैसा जाता हूं, यहां मैं तीर्थयात्रियों के जैसा। गांधी का जो संवाद है वो अहिंसक है, गांधी का जो तरीका है वो अहिंसक है, और अहिंसा कायरता से प्रभावित नहीं है। या गांधी खुद कहते हैं कि अहिंसा वो व्यक्ति कर सकता है जो भीतर से बहुत मजबूत हो, जिसका नैतिक बल बहुत ज्यादा। तो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन पर गांधी का जो सबसे बड़ा प्रभाव है वह उनके नैतिक बल का है, उनकी नैतिकता का है। गांधी इतने नैतिक थे
कि उन्होंने अंग्रेजों को भी इस बात के लिए मजबूर कर दिया था कि वो जब भी कोई बड़ा डिसीजन लेते थे तो वो गांधी से संपर्क करते थे। गांधी अकेले व्यक्ति ऐसे हैं पूरे स्वतंत्रता इतिहास के जिनको अंग्रेजों ने हर मुकाम पर जहां वो रुकते थे कहीं ना कहीं कोई टेलीप्रिंटर या टेलीफोन की सुविधा दे रखी थी। वो हर बिंदुओं पर वो गांधी को सेफ्टी बॉल भी मानते थे कि सारे समस्याओं की जड़ भी शायद यही है और सबके समाधान भी यही है। तो मेरा अपना मानना है कि गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसका अंतिम 40 वर्ष जो भारत का स्वतंत्रता इतिहास है, अगर स्वतंत्रता इतिहास को समझना है तो गांधी को समझे बिना नहीं समझा जाता। गांधी और स्वतंत्रता 40 वर्ष एक दूसरे के पूरक हैं। अगर गांधी नहीं तो शायद स्वतंत्रता इतिहास लिखा भी नहीं जा सकता बहुत हद तक, और स्वतंत्रता इतिहास लिखना होगा तो गांधी को छोड़कर नहीं लिखा जा सकता। ये गांधी के पूरे उस लड़ाई की पूरी कहानी है जिसको उन्होंने चंपारण से के कुछ पहले से शुरू किया और 1947 में लाकर समाप्त किया। अब मुश्किल ये है आज की कि क्या हम उस स्वतंत्रता आंदोलन के इस प्रभावों को कितना आत्मसात कर रहे हैं। क्या हम, प्रश्न यह है कि क्या आज की तिथि में हम अपने आंदोलन से कुछ प्रेरणा ग्रहण कर रहे हैं या यह एक सिर्फ सेरेमनी है हमारी कि हमें आज़ादी के 75 साल हो गए तो 75 साल मनाना है, कुछ दिनों के बाद 100 साल होंगे 100 साल मनाना है। इन 75 साल जो हमने आज़ाद भारत के बिताए हैं, क्या ये 75 साल उस 40 साल की उस महान कोशिश की परिणति पॉजिटिव परिणति में आई है, यह सोचने का विषय है। और मेरा आग्रह होगा, आप सभी यहाँ बुद्धिजीवी वर्ग बैठे हैं, कि हम आपस में बैठकर एक स्टडी करें कि 40 साल जो हमने अपने लगाए, ऐसे तो 90 साल का इतिहास है, लेकिन 40 साल जो हमने लगाए हैं और 40 साल की इस विषम लड़ाई में जो आज़ादी हमने जिस रास्ते, अहिंसा के रास्ते प्राप्त की है, इन 75 सालों में हमने उसमें से कितनी चीजों को आगे बढ़ाया और शायद हमने उनमें कुछ पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन किया है। तो मेरा यह मानना है कि गांधी शाश्वत हैं, शाश्वत थे और शाश्वत ही रहेंगे। और अगर नहीं भी किया है तो गांधी ही वो प्रेरणा है जो फिर हमें उस रास्ते पर ले जाएंगे और हमें उनके रास्ते पर जाकर इस देश में आर्थिक आजादी के जो अभी काम बाकी है, जो मेरे सपनों के भारत में गांधी ने लिखा है, वो काम अभी बाकी है। उसे इस आजादी के 75वें साल के तिथि पर, इस अमृत महोत्सव पर हमें प्रण लेना होगा कि हम उन बचे हुए कार्य को, जो उनकी दी हुई जो हमारे पास खाती है, उसको हम कैसे पूरा करें, कैसे आगे ले जाएं। आप सभी ने मुझको ध्यानपूर्वक सुना है, इसलिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।